Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the new chapter number 2, Constitutional Design. This is the part 1. Let's begin. और आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका का केस. ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को समझने से पहले तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कहीं भी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान. संविधान क्या होता है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वर रिटन. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज समझते हैं, एक साउथ अफ्रीका का केस समझेंगे. ये तुमने पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी एपार्थाइड समझा होगा तुमने. ठीक है, तो वही वाला केस आज हम डिटेल में समझने वाले हैं. ठीक है, तो देखो ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग है. कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका इज केप टाउन, प्रेटोरिया एंड ब्लोमेनफेंटिन. ठीक है, तो 3 कैपिटल्स हैं. तो ये अलग अलग कैपिटल्स हैं, जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की है, एक फाइनेंस कैपिटल है और एक नॉर्मल वर्किंग के लिए कैपिटल है. ठीक है, तो इस तरीके से है. केप टाउन बहुत फेमस है, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, साउथ अफ्रीका की कैपिटल इज केप टाउन. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? तो देखो ये कॉन्टिनेंट है तुम्हारा अफ्रीका. अफ्रीका का जो ये साउथ वाला पार्ट है ये कहलाता है साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर देखो अलग से भी दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो चलो केस स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक कोटिंग बताना चाहता हूँ. एक कोट किया हुआ है नेल्सन मंडेला. ठीक है, इसको जानते होगे तुम. नहीं जानते हो तो ये समझ लो कि नेल्सन मंडेला जो थे, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका. इंडिपेंडेंस के बाद 1994 में इंडिपेंडेंस मिली थी इन्हें. 1996 में इलेक्शन के बाद सबसे पहले जो प्रेसिडेंट 1995 में ये बन गए थे, मतलब 95 से ही ये प्रेसिडेंट बन गए थे. और इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो बहुत फेमस है. इन्होंने एक कोटिंग कहा, एक कुछ वर्डिंग्स कही थी, उसको समझते हैं. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन. ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई की. वाइट डोमिनेशन क्या होता है अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा. एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी फाइट की. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony. ठीक है, मैं एक ऐसी सोसाइटी की कामना करता हूँ, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी की कामना करता हूँ, एक ऐसी आइडियल डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी की कामना कर रहा है कि जहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इट इज़ एन आइडियल विच आई हैव टू लिव फॉर एंड अचीव. ये ही एक आइडियल है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ. ठीक है, बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई. और अगर इस आइडियल के लिए, इस विचार के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. तो ये वर्डिंग्स थे नेल्सन मंडेला की. ठीक है, तो अभी इनके बारे में भी हम समझेंगे बीच में. तो लेट्स बिगिन. तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिटेल में तुम्हें समझा देता हूँ नेल्सन मंडेला हैं क्या, कौन थे. तो नेल्सन मंडेला, मैंने अभी बताया कि ये इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, लेकिन ये इसलिए फेमस नहीं थे. इनका फेमस होना क्यों फेमस थे? इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, इन्हें 1962 के अंदर, क्योंकि उस टाइम जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उसके ये लीडर हुआ करते थे. 1962 में इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया. ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट. ठीक है,
जो वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में थी, उन्होंने इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया, ठीक है, और इन्हें जेल में डाल दिया। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. इनको और इनके साथ 7 लीडर और थे जिनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, उसमें पूरी ज़िंदगी आपको जेल में रहना होता है, ठीक है। इसके रूल्स सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपर्थाइड रिजीम इन कंट्री, ठीक है। तो एपर्थाइड को रिजीम जो कंट्री है, एपर्थाइड जो था कंट्री के अंदर चल रहा था, उसको अपोज करने के कारण, ठीक है, क्योंकि जो इनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसने एपर्थाइड सिस्टम को अपोज किया। इस कारण से इन्हें देशद्रोह के आरोप में, ट्रीजन के आरोप में, ट्रीजन मीन्स देशद्रोह या राजद्रोह कहते हैं उसे, ठीक है, उसके आरोप में इन्हें सजा होती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहती मिलती है। और ये 28 साल जो है जेल में रहते हैं। कहाँ पर? मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन थी ये, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, रॉबन आइलैंड पे, ठीक है। रॉबन आइलैंड भी मैं बता दूंगा कहाँ पर है। जहाँ रॉबन आइलैंड भी ऐसा समझ लो जैसे काला पानी की सज़ा होती है, तो एक छोटी सी जेल होती है जहाँ से आप निकल नहीं सकते, लाइट बहुत कम आती है उसमें। तो इस तरीके की इन्हें सज़ा मिली थी और 28 साल उन्होंने वहीं जेल में ही काटे। और लेकिन इन्होंने जो अपना मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था, जो मूवमेंट था, वो जारी रखा जेल से भी। इनकी पार्टी के लीडर्स आया करते थे, इनके विचारों के बेसिस पर ही उन्होंने काम किया और फिर 1994 में साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाई। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रगल अगेंस्ट द एपर्थाइड। तो क्या स्ट्रगल थी एपर्थाइड के खिलाफ? एपर्थाइड सिस्टम क्या होता है और ये सिस्टम कैसे आया यहाँ पर, इसको हम डिटेल में समझेंगे। साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, केवल और केवल साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। 1948 से लेकर 1994 तक ये स्ट्रगल चला, ठीक है। तो लेट्स बिगन। जैसे देखो, जैसे इंडिया में कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिशर्स का, इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे देशों से लोग आए और आकर साउथ अफ्रीका में रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो भी ट्रेड करने आए हुए थे और उन्होंने भी धीरे धीरे करके, जैसे इंडिया पे कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका पर भी कॉलोनियल रूल रहा यूरोपियंस का, ठीक है। जो यूरोपियंस हुआ करते थे ये लोग वाइट यानी गोरे होते थे, ठीक है। तो इस कारण से इन्हें बोला गया है, यहाँ पर मैं ज़्यादातर वर्ड यूज़ करूँगा यूरोपियन वाइट्स, ठीक है। ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे इंडिया में कुछ ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्सेस। वो यहाँ पर आई साउथ अफ्रीका में और अपने साथ बहुत सारे आर्म्स और आर्मी लेके आई, यानी कि वेपन्स लेके आई और आर्मी लेके आई, और उन्होंने फोर्सफुली कैप्चर कर लिया साउथ अफ्रीका, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया में किया था, ठीक है। तो ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि जो यूरोपियन वाइट है वहाँ पर कॉलोनियल रूल था साउथ अफ्रीका में, उनका कॉलोनियल रूल था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। लेकिन देखो इंडिया में क्या था, इंडिया में ट्रेड करने आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेज जो है इंडिया वहाँ के बसे नहीं थे, ठीक है, वहाँ पर सेटल नहीं हुए थे इंडिया में। और इसी कारण से तुम ये देखोगे कि जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत ही कम अंग्रेज जो है इंडिया में तुम्हें दिखाई देंगे, और ना के बराबर ही हैं, कोई भी अंग्रेज फैमिली इंडिया में नहीं रही, ठीक है। पर साउथ अफ्रीका में ऐसा केस नहीं था। साउथ अफ्रीका में क्या था, जब उन्होंने कॉलोनियल रूल स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके यूरोप से लोग साउथ अफ्रीका में आकर सेटल होना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन द साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे लोग जो हैं
साउथ अफ्रीका में आके सेटल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाइट्स की यानी जो गोरे लोगों की संख्या है वो बढ़ती चली गई साउथ अफ्रीका में, और उन्हें कहा जाता था बिकेम द लोकल रूलर्स, और वो क्या बन गए, वाइट्स, वो दे बिकम द लोकल रूलर्स, और वो वहाँ पर राजपाट चलाने लग गए। ठीक है, सत्ता चलाने लग गए। जब यूरोपियन वाइट्स ने साउथ अफ्रीका के अंदर सत्ता चलाना स्टार्ट किया तो वो एक सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम को कहा जाता था एपर्थाइड। ठीक है, ये क्या सिस्टम हुआ करता था, देखो ये है अंग्रेज, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं तुम्हें ये वाइट पीपल हैं, और ये लोग हैं यहाँ पर नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनली यहाँ पर ही पैदा हुए साउथ अफ्रीका में, वो काले लोग हुआ करते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो एक सिस्टम लेके आए यूरोपियन वाइट्स, और उस सिस्टम का नाम था एपर्थाइड। ठीक है, क्या है ये एपर्थाइड? एपर्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या होता था, रेस के अकॉर्डिंग, रेस का मतलब यहाँ पर होता है कलर, कलर के अकॉर्डिंग, और कहाँ से आप बिलोंग करते हो इसके अकॉर्डिंग। रेस का मतलब होता है आपका जो जन्म है वो कहाँ का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था अफ्रीका के अंदर। ठीक है, यानी वाइट्स को ऊंचा माना जाता था और ब्लैक्स को नीचा माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और इस सिस्टम को कहा जाता था एपर्थाइड। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और क्योंकि उस टाइम पर कौन थे रूलर्स, रूलर्स हुआ करते थे यूरोपियन वाइट्स, तो उन्होंने ये सिस्टम जो है साउथ अफ्रीका में इम्पोज कर दिया, लागू करा दिया। द सिस्टम ऑफ एपर्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जो ये सिस्टम था एपर्थाइड, इसके कारण क्या हुआ, लोगों में डिवीजन हो गया, लोगों को डिवाइड कर दिया गया, और सबको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे सब लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। तो ये किस तरीके का डिवीजन था, देखो, द सिस्टम ऑफ एपर्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे डिवीजन हो गया था लोगों का। किस तरीके से, तो देखो बेसिकली 4 डिवीजन थे इसमें। पहला वाइट्स, जो कि यूरोपियन लोग हुआ करते थे, जो कि उस टाइम पर कॉलोनियल रूलर्स हुआ करते थे। दूसरे थे ब्लैक्स, तीसरे थे नॉन वाइट्स, या उन्हें कलर्ड पीपल भी कहा जाता था। वो एक्चुअली मिक्स होते थे, ना तो काले थे ना ही गोरे थे। ठीक है, और अगले थे नॉन वाइट्स, सॉरी नॉन वाइट्स तो हो गए तीसरे, और अगले फोर्थ वाले पार्ट में फोर्थ थे इंडियंस। ठीक है, फोर्थ थे इंडियंस। तो ये 4 याद रख लेना, 4 डिवीजन थे लोगों के। पहला वाइट्स, दूसरा ब्लैक्स, तीसरा नॉन वाइट या कलर्ड पीपल, और फोर्थ थे इंडियंस। ठीक है, इंडियंस कौन होंगे, जो इंडिया से आए होंगे। ठीक है, तो देखो वाइट्स कौन होते थे, यूरोपियन कॉलोनियल रूलर्स वर नोन एज वाइट्स। जो यूरोपियन कॉलोनियल रूलर्स हुआ करते थे उनको ज़्यादातर क्या बोला जाता था, वाइट्स, क्योंकि उनकी स्किन का कलर कैसा था, वाइट। नेक्स्ट थे हमारे ब्लैक्स। ठीक है, ब्लैक्स कौन हुआ करते थे, द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका इन कलर। ठीक है, जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनका जो कलर हुआ करता था, उनका कलर ब्लैक हुआ करता था। तो दे मेड अप ऑफ द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, और वो कितने थे पॉपुलेशन में, 75% थे। ठीक है, 75% ब्लैक्स थे, क्योंकि वो वहीं के थे ना, साउथ अफ्रीका के लोग थे। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, जो वहीं पर पैदा हुए थे, नेटिव पीपल थे, उन्हें नेटिव पीपल भी कहा जाता है। जो जैसे जो जिस कंट्री में पैदा होता है तो उसे उसका नेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनको क्या कहा जाता था, ब्लैक्स कहा जाता था, और वो कितने थे, 75%। और जो थर्ड थे वो थे नॉन वाइट्स या कलर्ड पीपल। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस who were called the color or people who migrated from India। ठीक है, तो जो तीसरे लोग हुआ करते थे वो थे नॉन वाइट्स या कि कलर्ड पीपल, जो कि मिक्स्ड रेस थी। मिक्स्ड रेस मतलब ना तो वो ज़्यादा काले थे ना ही ज़्यादा गोरे थे।
ठीक ठीक है, तो उनका मिक्स्ड कलर था, तो उन्हें क्या कहा जाता था, कलर्ड पीपल या नॉन वाइट्स कहा जाता था। ठीक है, और चौथी जो थी वो थी माइग्रेंट इंडियंस की, पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से साउथ अफ्रीका में जाके बस गए थे, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, इंडियंस। वो चौथी कैटेगरी थी। ठीक है, हाउ नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका, तो जो नॉन वाइट्स लोग थे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था साउथ अफ्रीका में। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर, जो ऑल नॉन वाइट लोग हुआ करते थे उनको वो क्या माना जा करते थे, नीचा माना जाता था। इंफीरियर का मतलब होता है कम, कम माना जाता था, कम दर्जा दिया जाता था, नीचा माना जाता था। एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और जो नॉन वाइट्स लोग थे उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था, जबकि ब्लैक्स के पास वोटिंग राइट था, और ना ही इंडियंस के पास वोटिंग राइट था, क्योंकि वो माइग्रेंट थे इंडिया से। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम था। इस तरीके से एपार्थाइड ने एक सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, इस डिवीजन का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ये जो डिवीजन हुआ इससे क्या, मतलब क्या, ऐसा कैसे पता चलता था कि साउथ अफ्रीका में ये डिवीजन है, तो इस डिवीजन से क्या फ़र्क पड़ा। तो देखो, डिवीजन से बहुत फ़र्क पड़ा, और एपार्थाइड सिस्टम के कारण जो है लोगों के अंदर एक नीची भावना आने लगी थी, कि उन्हें ये लगता था कि हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैं कुछ होर्डिंग्स दिखा रहा हूँ पहले तुम्हें। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड। कौन कौन, नेटिव्स का मतलब ब्लैक्स, इंडियंस और कलर्ड। इफ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट, अगर तुम इस जगह पर रात में आओगे, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, तुम्हें ऐसा, मतलब तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम मिस हो गए हो, मतलब तुम लापता हो चुके हो। क्यों, क्योंकि जो आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डिवोर द कॉप्स, यू हैव बीन वार्नड। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जिस एरिया में, यहाँ पर ये ऐसा लगाया हुआ है, यानी यहाँ पर कौन रहते थे, वाइट्स लोग रहते थे। अगर तुम इस एरिया में, अगर कोई भी नेटिव यानी ब्लैक, इंडियन या कलर्ड पीपल अगर वो इस एरिया में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको जो आर्म गार्ड्स हैं वो शूट कर देंगे, और फिर जो डॉग्स हैं वो उन्हें खा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें वार्न किया जाता है कि इस एरिया में तुम्हें अलाउड नहीं है, यू आर नॉट परमिटेड। तो देखो इस तरीके के से डिवीजन किया जाता था। देखो बीचेस के ऊपर, द सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉ, दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस कोर्स। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 37 के अकॉर्डिंग जो ये बीच है, केवल और केवल इस पर वाइट लोग ही नहा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 37 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब देखो कानून में इस तरीके से बदलाव किया हुआ था कि कानून के अकॉर्डिंग कोई भी वाइट पीपल की जगह पे कोई भी नॉन वाइट पीपल नहीं जा सकते थे, ना ब्लैक्स जा सकते थे, ना इंडियंस जा सकते थे। ठीक है, तो जो देखो जो ये सेपरेशन का मेथड होता है, इस सेपरेशन को मेथड को कहा जाता है सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है, यानी कि सेपरेट करने को क्या कहा जाता है, सेग्रीगेशन। ठीक है, याद रख लेना। अगर कॉन्ग्रीगेशन लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, और सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है, सेपरेशन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन किस तरीके से किया हुआ था, देखो जो साउथ अफ्रीका में वो सेग्रीगेशन किस तरीके से किया होता है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। हर एक चीज़ जो है वाइट्स के लिए अलग हुआ करती थी और ब्लैक्स के लिए अलग हुआ करती थी। तो देखो यहाँ पर तुम देख रहे होगे एक पोस्टर दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बस पे लिखा हुआ है नॉन वाइट्स ओनली, यानी कि इस बस में केवल और केवल कौन बैठ सकता है, केवल और केवल नॉन वाइट्स वाले लोग बैठ सकते हैं। वाइट वाले भी नहीं बैठ सकते, ना ब्लैक वाले बैठ सकते,
ना कलर्ड वाले मतलब सॉरी जो ना इंडियंस बैठ सकते। इसमें केवल कौन बैठेगा? नॉन वाइट लोग। देखो यहाँ पर एक सीट दिखाई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ बीच में यूरोपियंस। सिर्फ यहाँ पर बीच में जो ये सीट है इस पे कौन बैठ सकता है? केवल और केवल वाइट लोग या यूरोपियन लोग ही बैठ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ब्लैक आदमी है, वो साइड में बैठा हुआ है क्योंकि इसको परमिशन नहीं है इस पे बैठने की, और जबकि खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो तुम एक प्लेटफॉर्म दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो नॉन वाइट्स, नॉन यूरोपियन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। मतलब हर जगह उन्होंने क्या किया हुआ था? डिवीजन किया हुआ था। हर जगह पोस्टर्स लगाए हुए थे। ठीक है, हर जगह वहाँ पर बैनर लगे हुए थे कि ये वाइट्स के लिए है, ये नॉन वाइट्स के लिए। हर ट्रेन के अंदर, हर बस में, हर टैक्सी के अंदर, हर होटल के अंदर, सब जगह सेपरेशन था कि वाइट्स कहाँ बैठेंगे, ब्लैक्स कहाँ रहेंगे। ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस अलग हुआ करते थे, वाइट्स लोगों के अलग होते थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस होते थे। ठीक है, लाइब्रेरी अलग होती थी, सिनेमा हॉल्स अलग, थिएटर्स अलग, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, सब कुछ अलग हुआ करता था। वाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग, नॉन वाइट्स के लिए अलग, कलर्ड के लिए अलग। ठीक है, इसे कहा जाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है सेग्रीगेशन। ठीक है, दिस कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, दे कुड, जो ब्लैक्स हुआ करते थे वो उन चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे, पूजा भी नहीं करने जा सकते थे जहाँ पर वाइट लोग वर्शिप करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, और जो ब्लैक लोग हुआ करते थे वो जो ना तो ग्रुप बना सकते थे, ना कोई पार्टी बना सकते थे, जो ये इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको सेपरेट करने का मतलब यहाँ पर ये है, अच्छी सुविधाएं थी सिर्फ वाइट्स के लिए, और बेकार सरकारी स्कूल्स, सरकारी चीज़ें वो किसके लिए थी? वो ब्लैक्स के लिए थी, जहाँ पर अच्छी तरीके से बेड भी नहीं होते थे हॉस्पिटल्स में। ठीक है, बुरे हालात थे। तो चाहे ब्लैक्स के पास पैसा हो लेकिन वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, जहाँ पर केवल ब्लैक्स जा सकते थे। मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल ब्लैक्स के लिए बने थे सिर्फ उसी में जा सकते थे। तो इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा था ब्लैक्स के साथ, तो वो यहाँ तक कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। इस तरीके के कानून बनाए हुए थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके जैसे समय बीतता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉर्मेशन होती है। पहले तुम यहाँ पर ये देख लो कि जो एपार्थाइड प्रैक्टिस है वो किस तरीके से हो रही है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ सकता है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। Apartheid was practiced in South Africa as follows. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो पहले मैंने बताया था कि apartheid क्या किया, डिवाइड कर दिया लोगों को और लेबल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, जैसा उनका स्किन का कलर था। द नेटिव्स ऑफ द साउथ अफ्रीका वर कॉल्ड द ब्लैक्स, द पीपल्स ऑफ मिक्सड रेस कलर्ड, और पीपल वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया उन्हें कहा जाता था इंडियंस। तो ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो एपार्थाइड सिस्टम किस तरीके का था? ऑल नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड एज इन्फीरियर्स, जितने भी नॉन वाइट्स हुआ करते थे उनको इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वो ना ही वाइट एरियाज में जा सकते थे ना ही वहाँ पर रह सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट, वो लोग वाइट एरियाज़ में तभी काम कर सकते थे जब उन्हें परमिशन मिली हुई हो। ठीक है, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल सब अलग हुआ करते थे, सेपरेट हुआ करते थे फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। और जितने भी ब्लैक्स थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो चर्च में जाके पूजा कर सकें जहाँ पर वाइट वर्शिप करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कुछ पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी ANC। ANC का मीनिंग क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडिया में थी ना INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर एक पार्टी उभर के आई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मीनिंग एक्चुअली में होता है अ ग्रुप और अ एसोसिएशन। ठीक है, जो मीटिंग्स करते हैं वो लोग, वो उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो हाउ डिड द ब्लैक्स ऑफ द साउथ अफ्रीका फाइट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड, तो जो ब्लैक्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड, जो साउथ अफ्रीका में जो एपार्थाइड की प्रैक्टिस हो रही थी उसके खिलाफ किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो
Since 1950 the blacks, colored and the Indians fought against the apartheid system। तो देखो 1950 से ही जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और जो इंडियंस थे, उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी? दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, ठीक है, हड़तालें की, मार्च करे और स्ट्राइक्स करी, ठीक है, काम करना बंद कर दिया। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है जब तुम धरना देते हो, ठीक है। मार्च क्या होता है? जब तुम मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और नारेबाजी करते हो, झंडा लेके चलते हो, तो इसे मार्च कहते हैं। और स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक होता है जब तुम काम करने से मना कर देते हो, जैसे किसी डिपार्टमेंट में हो और तुम उस वहाँ पर मना कर दो कि हम काम नहीं कर रहे और तुम बैठ जाते हो धरने पे, तो वो होती है स्ट्राइक। स्ट्राइक पे बेसिकली काम नहीं करते, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो लोग काम नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, मार्च किया और स्ट्राइक्स की, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेपरेशन की पॉलिसीज थी, जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी, इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई? वो आवाज़ उठाई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और उसने एक अम्ब्रेला की तरह काम किया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो कि एक बड़ा, मतलब जो सबको अपने अंदर ले ले, ठीक है। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उसको कौन पैसा देता था, कौन उनको सपोर्ट करता था, किसने उनको मोटिवेशन दिया? तो उसमें सबसे ज़्यादा काम किसने किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला थे इनके लीडर। मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। तो जो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ने जब ये स्टार्ट किया एपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल करना, प्रोटेस्ट करना, तो इसके साथ बहुत सारे और भी अलग ग्रुप्स जो आके इनके साथ जुड़ गए। वो कौन से ग्रुप थे? बहुत सारी वर्कर यूनियन हुआ करती थी उस टाइम पर, जो कि काम करती थी फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, वो आके इनके साथ जुड़े, उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी कुछ, ठीक है, छोटी छोटी पहले से पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, उन्होंने भी इसके खिलाफ, एपार्थाइड के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज एपार्थाइड। बहुत सारे ऐसे वाइट लोग भी थे, यूरोपियन लोग थे, जो कि उन्हें ये लगता था कि ये गलत व्यवहार हो रहा है ब्लैक्स के साथ और नॉन वाइट्स के साथ और कलर्ड लोगों के साथ और इंडियंस के साथ, ठीक है। तो इस गलत व्यवहार के खिलाफ इन्होंने, जो कुछ वाइट लोग थे, उन्होंने ANC का साथ दिया और जो ये स्ट्रगल कर रहे थे, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका सपोर्ट किया बहुत सारे सेंसिटिव वाइट लोगों ने, ठीक है, और उनकी हेल्प की इस स्ट्रगल में। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, क्योंकि देखो 1950s तक आते आते सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, सब लोग यूनाइटेड नेशन के पार्ट बन चुके थे, तो धीरे धीरे करके सब लोग इस सिस्टम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने कि यहाँ पर गलत हो रहा है साउथ अफ्रीका में और ये गलत सिस्टम है, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। रेसिस्ट का क्या मतलब होता है? जो कि कलर के बेसिस पे भेदभाव करे, रेस के बेसिस पे भेदभाव करे, ठीक है। तो जो ये स्ट्रगल और प्रोटेस्ट था, इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली। हाउ वाइट रेसिस्ट कंटिन्यूड देयर एपार्थाइड बिसाइड्स प्रोटेस्ट। देखो जो एपार्थाइड सिस्टम है वो फिर भी चलता रहा, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब भी जो है सरकार जो है अभी भी कंटिन्यू कर रही थी अपना एपार्थाइड सिस्टम। द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग। तो वो किस तरीके से कर रही थी? जैसे जो भी प्रोटेस्ट करते थे उनको डिटेन कर दिया जाता था, डिटेन का मतलब जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, टॉर्चर किया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, बहुत सारे ब्लैक्स को, कलर लोगों को मार दिया गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो ये प्रोटेस्ट है ना, ये और बढ़ता ही चला गया। और जो ये प्रोटेस्ट है इसके कारण अब क्या हुआ, लोगों, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उनको ये लगा कि अब हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम मारते नहीं चले जाएंगे लोगों को, अगर दबाएंगे, हम जेल में डाल देंगे, टॉर्चर करेंगे, तो भी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, लोग अभी भी प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं।
ठीक है। तो वाई गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज, तो इस यही कारण था, एज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, क्योंकि इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, लोगों ने और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, और उन्हें ये बात समझ में आ गई, जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्हें ये बात समझ में आ गई कि हम ऐसे दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा दिन दबा के नहीं रख सकते, क्योंकि एक को दबाते हैं तो चार और खड़े हो जाते हैं, वो चार लोग और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। और एक और भी बात थी, तुम एक बात समझो कि वहाँ पर मेजॉरिटी किसकी थी, ब्लैक लोगों की थी मेजॉरिटी, तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट का जो हिसाब किताब था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट भी दबाव में आ चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से पॉलिसी चेंज की, द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज एज फॉलोज। पहला क्या काम किया उन्होंने, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जितने भी ये भेदभाव वाले कानून थे उन सबको ख़त्म कर दिया उन्होंने, रिपील कर दिया। ठीक है, बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। देखो क्या था, जो ये वाइट यूरोपियन की गवर्नमेंट थी ना, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड ही नहीं था, कोई और पॉलिटिकल पार्टीज उभर ही नहीं सकती थी। ठीक है, और ना ही मीडिया को बोलने का अधिकार था, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उन्होंने। तो जो ये जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जब लोग, तब इन्होंने क्या किया, वाइट लोगों को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। और पॉलिसी चेंज कैसे करी उन्होंने, अपने जो पुराने कानून थे, भेदभाव वाले कानून, डिस्क्रिमिनेटरी कानून, उन सबको उन्होंने बदल दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी कानून को क्या कर दिया उन्होंने, बदल दिया। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगाया हुआ था और जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी मीडिया पर, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, रुकावट होती है, मतलब रोक देते हैं, वो काम नहीं करने देते उन्हें। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, लिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली जो है साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैंने बताया था कि किसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ अफ्रीका में, तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल तक वो जेल में रहे और वहीं से पार्टी चलाया करते थे। नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल एज अ फ्री मैन, और जब ये जेल से रिहा हुए तो एज अ फ्री मैन, मतलब एक फ्री आदमी, एक इंडिपेंडेंट आदमी की तरीके से वो रिहा हुए थे। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। ठीक है, वो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बायोग्राफी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और कब इंडिपेंडेंस मिली थी साउथ अफ्रीका को, तो 26 अप्रैल 1994 को, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ द 26 अप्रैल 1994, जो यूरोपियन वाइट्स थे जिनके अंडर ये रूल चल रहा था, वो मान जाते हैं कि ठीक है अब डेमोक्रेसी ले आते हैं, और जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है 26 अप्रैल 1994 को। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफोल्ड मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 26 अप्रैल 1994 को ये अपना झंडा फहराते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब अपना एक अलग झंडा होता है इनका, वो फहराते हैं, और इससे ये बताते हैं कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट नई कंट्री बन चुका है और एक नई डेमोक्रेसी दुनिया में आ चुकी है। द एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इसी तरीके से एपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी, जिसने एपार्थाइड रूल लाया था, वो उसका अंत हो जाता है, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और जो नई गवर्नमेंट आती है वो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होती है, उसमें सारे कलर के लोग होते हैं उसमें। ठीक है, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि सारे कलर के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब लोग उस गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसे बनाया जाता है उस टाइम पर, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे एपार्थाइड के बाद थे नेल्सन मंडेला। तो देखो नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दी थी उसके बाद, जब ये प्रेसिडेंट बने थे। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। देखो जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे उन पे हमने विजय हासिल कर ली है, हम सक्सीड हो चुके हैं, और हम
ने एक पीसफुल ट्रांजिशन कर लिया है फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। देखो तुम एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इन्होंने, बहुत ही आसानी से प्रोटेस्ट करके, ठीक है, लगातार प्रोटेस्ट करके वाइट गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो इनको आज़ादी दे दे। ठीक है, तो पीसफुल ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर, क्योंकि हमें ये पता था कि हम इस पीसफुल प्रोटेस्ट से ही दूसरे जो सामने वाला इंसान है, जो वाइट गवर्नमेंट है, इसको हम उनकी अच्छाई याद दिला सकेंगे। माई विश इज़ डैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। और मेरी ये कामना है, मेरी ये विश है कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो कभी भी दूसरों के अंदर जो गुडनेस है उसमें, उसके ऊपर कभी भी गिव अप ना करें। वो ये सोचें ना कि दूसरा इंसान गलत इंसान है, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। That they cherish that the faith in human beings is the cornerstone of our democracy। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और ये ही डेमोक्रेसी का एक माइल्ड स्टोन, कोन स्टोन होता है, एक नींव होती है डेमोक्रेसी की। तो ये स्पीच दी थी इन्होंने जब ये इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो देखो जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो चुका है तो उन्हें ज़रूरत पड़ी एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उन्होंने एक फॉर्मेशन की, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उसे क्या कहा जाएगा अब? डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक बन चुकी थी, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तो ब्लैक लीडर्स अपील्ड, जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे, उनको, फेलो ब्लैक्स थे, उनको ये अपील की उनसे कि वो किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। देखो वाइट्स लोग तो अभी भी वहीं थे, वो लोग गए नहीं कहीं भी छोड़ के, और आज भी वाइट लोग वहाँ पर ही रहते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत लोग हैं। ठीक है, तो उनसे ये अपील की ब्लैक लीडर्स ने अपने लोगों से, ब्लैक्स से, कि तुम जैसा तुम्हारे साथ वाइट लोगों ने किया वैसा तुम उनके साथ मत करना। ठीक है, फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। तो जब वाइट लोग पावर में थे, सत्ता में थे, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने ब्लैक्स के साथ किया था उस तरह का व्यवहार हम लोग नहीं करेंगे उनके साथ। ठीक है, दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। और उन्होंने ये कहा कि चलो एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि बेस्ड होगा ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वीमेन। ठीक है, जहाँ पर सारी कलर के लोग, सब लोग इक्वल होंगे, चाहे वो आदमी हो चाहे वो फीमेल हो। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बनाएंगे, सोशल जस्टिस बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स बनाएंगे। मतलब कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं, गलत व्यवहार नहीं करेगा। यहाँ पर कैसा सिस्टम रहेगा? इक्वालिटी का सिस्टम रहेगा। ठीक है, सब लोगों को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। द पार्टी डेट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब ये फॉर्मेशन कर रहे थे, एक नया कानून बना रहे थे, तो यहाँ पर दोनों पार्टीज बैठी, जिन लोग जो पहले गवर्नमेंट में थी, यानी कि वाइट गवर्नमेंट भी साथ में बैठी उनके साथ, और ब्लैक गवर्नमेंट जो अब नई गवर्नमेंट बनी थी, दोनों ने मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तुम एक बात समझो कि कितना अच्छा सिस्टम साउथ अफ्रीका में था कि जो रूलर्स थे वो लोग भी बैठे हुए थे, और जो पुराने रूलर्स थे जिन्होंने उन्हें दबा के रखा हुआ था, वो दोनों साथ मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों मिलकर साथ उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2 साल का बहुत बड़ा डिस्कशन चला, 2 साल तक डिस्कशन चला, डिबेट चली, और उसके बाद 1996 में एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, और एक बहुत ही अच्छा संविधान साउथ अफ्रीका ने बना लिया, जिसमें सारे लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, इक्वल वैल्यूज़ थी, इक्वल रिस्पेक्ट थी, और एक इक्वालिटी थी सब लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या इतनी आसानी से हुआ था? नहीं,
जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की साउथ अफ्रीका में। What problems were faced by the South Africans before the formation of new constitution? जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? देखो, ऑपरेसर कौन थे? वाइट लोग, वाइट गवर्नमेंट ऑपरेसर थी, और ऑपरेस्ड कौन थी? ब्लैक्स या कलर्ड या नॉन कलर्ड लोग थे, उन्हें कहा जाएगा ऑपरेस्ड। ऑपरेसर कौन होता है? जो दबाव डालता है, और ऑपरेस्ड कौन होता है? जो दबाव में रहता है। ठीक है, तो जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ड थे, दोनों ही इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है, दोनों को एक ही डेमोक्रेसी के अंदर रहना था और सबके पास इक्वल राइट्स होने थे। पहले जो सत्ता में थे, जो अपने आप को ऊंचा मान रहे थे, वो लोगों को भी अब नीचे आना था, और जो नीचे थे लोग, उन लोगों को उसके इक्वल आना था। ठीक है, तो दोनों को इक्वल बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और उनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। देखो, एक बात समझो, जो पहले से तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्या तुम उसके साथ हाथ मिला के एकदम से दोस्ती कर पाओगे? तो यही वाली प्रॉब्लम थी। जो ऑपरेसर था, जो ऑपरेस्ड था, दोनों को इक्वल बनाया जा रहा था, तो ट्रस्ट नहीं था उनके बीच में। दे हैड देयर फियर्स, और दोनों के अपने अपने फियर थे, अपने अपने डर था। दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और वो दोनों ही अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाह रहे थे। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कंप्रोमाइज्ड। जो ब्लैक मेजॉरिटी लोग थे, वो अपने रूल को किसी भी हालत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि हमारा रूल चला जाए वापस। ठीक है, तो वो किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। इसी दे वांटेड द सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। वो ये लोग ये चाह रहे थे, ब्लैक लोग, कि उनको एक सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स जो है वो एक अच्छे खासे राइट्स उन्हें मिले, ताकि उनका जो सोशली जो यानी जो सोसाइटी के अंदर उनका एक मान बना रहे, और इकोनॉमिकल राइट भी मिले, ताकि वो पैसा कमाने का कुछ मतलब उनको एक अच्छी पोस्ट मिले सरकार में। इस तरीके से वो डिमांड कर रहे थे। जबकि जो वाइट मेजॉरिटी लोग थे, द वाइट मेजॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बचाना चाह रहे थे अपनी प्रिविलेजेस, जो मतलब पहले से वो मौज, जो उन्हें फ़ायदे हो रहे थे, जो प्रिविलेजेस उन्हें मिले हुए थे, और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट छीन ना ले, इस बात का उन्हें डर था। ठीक है, तो फिर इन दोनों ने बैठ के इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कंप्रोमाइज़ किया दोनों ने। व्हाट कंप्रोमाइज वाज मेड बाय द वाइट्स माइनॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। तो जो वाइट माइनॉरिटी थी, क्योंकि वाइट कम लोग थे तो वाइट माइनॉरिटी में थे, तो वाइट माइनॉरिटी ने क्या कंप्रोमाइज़ किया? द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। तो उन्होंने सबसे पहला कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी वाले जो रूल हैं, यानी जो मेजॉरिटी में लोग हैं, उनका रूल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, इस पे एग्री कर दिया। अ डेट वन ऑफ द पर्सन वन वोट। ठीक है, हर एक पर्सन के पास अपना एक वोट होना चाहिए, इस पर वो एग्री कर गए। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए पुअर को, गरीब लोगों को और वर्कर्स को, इस पर भी उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। तो कंप्रोमाइज़ इन्होंने इस तरीके से किया। उन्होंने किस किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया? प्रिंसिपल ऑफ द मेजॉरिटी रूल, वन पर्सन वन वोट, और बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब देने को तैयार हैं। तो ब्लैक मेजॉरिटी ने क्या दिया फिर? कंप्रोमाइज़ किस तरीके से किया? तो ब्लैक लोगों ने कहा, एग्री डेट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि जो मेजॉरिटी रूल होगा, जो हमारा रूल होगा, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी हमारे पास। एब्सोल्यूट पावर का क्या मतलब होता है? यानी कि सिर्फ हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही इंसान के पास सारी पावर हो। तो एब्सोल्यूट पावर कभी भी नहीं रहेगी किसके पास? ब्लैक मेजॉरिटी के पास।
ठीक है, तो वो ये इस बात पे एग्री हो गए। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटीज़, और जो इनको डर था वाइट माइनॉरिटी को कि उनकी प्रॉपर्टी या प्रिविलेजेस को ले लिया जाएगा वापस, तो वो जो डर था उनका, वो डर उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी या प्रिविलेजेस को नहीं ख़त्म करेंगे, हम आपसे नहीं छीनेंगे वो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये कंप्रोमाइज़ हो गया तो नया कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बन चुका था। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक राइट्स मिले हैं और सारे जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं साउथ अफ्रीका के इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, तो कहाँ पर है वो, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए हैं अपने सिटीजन्स को। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और इसमें सब लोगों की भागीदारी होगी। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, सब लोगों को इक्वल अधिकार है कि वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में बता सकता है, अपनी सॉल्यूशन दे सकता है। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, और किसी को भी गलत या नेगेटिवली नहीं देखा जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और सबको पार्ट बनना होगा सॉल्यूशन का, मतलब वो अपनी बात रख सकता है गवर्नमेंट के अंदर। वाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे उन्होंने पुरानी पहले कोई भी गलती की थी उसको सबको माफ़ कर दिया जाएगा, और अब एक नई तरीके से एक नया देश बनाया जाएगा जहाँ पर सबके पास इक्वल अधिकार होंगे। द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्पिरिट, तो जो ये स्पिरिट है इक्वलिटी का, सबके पास इक्वल पावर होगी, इसका ये कहाँ लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, और इसमें सब इस स्पिरिट को पूरी तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अब हम सम अप कर रहे हैं। What kind of inspiration do we get from साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से हमें क्या किस तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है। देखो, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द कंट्री। जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि देखो, जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है वो चाहें तो वो मिलकर का साथ काम भी कर सकते हैं, एक नया कानून भी बना सकते हैं। तो तो कोई भी पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो चाहे तो सारी पार्टीज़ मिलकर काम कर सकती हैं अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्पायर करता है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन की सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं वो एक साथ काम कर सकती हैं। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, साउथ अफ्रीका को अनडेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता था, अनडेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, 1994 से पहले। अब वो एक डेमोक्रेसी की तरीके से उभर के आया और सब लोग अब उसको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं डेमोक्रेसी का। क्योंकि आप एक बात देखो कि उन्होंने इतना पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी, सब उन्होंने टेबल पे बात की। ठीक है, सब नेगोशिएशंस किए, और इसी कारण से वो इतना पीसफुली सारा काम हो गया कि उतनी पीसफुली उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई, सब कुछ पीसफुली हो गया। इसी कारण से इसे रोल मॉडल माना जाता है डेमोक्रेसी का। द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर, ये क्यों हुआ, रीज़न क्या है इसका। जो डिटर्मिनेशन था लोगों के अंदर, साउथ अफ्रीका के लोगों का एक साथ काम करने का, उन्होंने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, उन्होंने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो पुरानी बातें हुई वो सब भूल जाते हैं और एक नई देश की शुरुआत करते हैं। तो उनकी डिटर्मिनेशन जो थी लोगों की एक साथ काम करने की, उसके कारण टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन। ठीक है, जो उन्होंने पुराने गलत, जो उनके मन में जो खटास थी, बिटर एक्सपीरियंस थे, कड़वे एक्सपीरियंस थे, उन सबको वो भूल गए और उसको उन्होंने एक साथ जोड़ लिया, मतलब उन सबको एक साथ जोड़ा। ठीक है, और वो सब भूल गए वो सारी बातें, और एक नया देश उन्होंने बनाया जिसमें, ताकि एक नेशन जो है वो अच्छा नेशन बन सके। ठीक है,
तो ये देखो, ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण साउथ अफ्रीका सारी पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन देता है कि आप साथ में रह सकते हो। तो नेल्सन मंडेला की एक स्पीच है, उन्होंने जब बाद में बहुत सारी स्पीचेस दी थी, उसमें से एक फेमस स्पीच है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो सब दोनों बारे में बताता है, पास्ट के बारे में भी बताता है और फ्यूचर के बारे में भी बताता है। On the one hand, it is the solemn impact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist। ठीक है, एक तरफ जब पुरानी बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये कहते हैं साउथ अफ्रीकन्स कि हम पुरानी जो चीज़ें हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। जो रेसिस्ट फीलिंग थी, जो ब्रूटैलिटी थी, जो रिप्रेशन था, वो सब कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। But it is more than that. It is also a charter of the transformation of our country into one which is truly shared by all its people। लेकिन इसके साथ साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अब हम अपनी कंट्री को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग, जितने भी लोग इस साउथ अफ्रीका के हैं, वो सब एक फीलिंग को शेयर करते हैं, ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल्स, चाहे वो कोई भी लोग हों। अ कंट्री विच इज़ इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक वाइट मैन वुमेन। तो सारे लोग हम क्या हैं, बराबर हैं, और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि ये हमारा देश है और हम सब इसको एक साथ जोड़ कर रखेंगे। तो जो नेल्सन मंडेला की स्पीच थी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लेने कि क्या क्या व्यू पॉइंट थे नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, तो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हमने समझा, और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, इसको भी तुम्हें समझ में आया होगा। क्योंकि अगर कानून सही होते हैं तो वहाँ पर नेशन भी अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।